चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये अगला 1 घंटा अगर आप मुझे दे देंगे तो जो सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड आपको लगता है नॉर्मली एज ए 600, मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर भी गाइड कर दूंगा। किताब को कैसे रेफर करते हैं वो भी बता दूंगा, कितने सवाल एक्सपेक्टेड है वो भी बता दूंगा, जो मुश्किलात हैं वो भी बता दूंगा। एंड के 5 से 10 मिनट 15 मिनट इस चीज़ के भी रख लूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं वो भी रिजॉल्व कर दूंगा, और जितनी आपकी ख्वाहिशात फरमाइश होंगी वो सारी की सारी इंशाल्लाह मैं पेपर से पहले सारी पूरी कर लूँगा। डन हो गया। लेकिन मेरी सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ तो आपने उसके ऊपर फोकस करना है। जो माइंडसेट या अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस अप्रोच और माइंडसेट से समझने की चीज़ों को कोशिश करना है। मैं आपको पहली क्लास में आइज़ा 600 इसलिए रीड करा रहा हूँ बिकॉज जब मैं आइज़ा 600 आपको पढ़ाऊंगा तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स और एक A to Z चीज़ें इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएंगी। सवालात कैसे आते हैं वो भी आइडिया हो जाएगा, वो बड़ा आसान आएगा और पेपर भी पास हो जाएगा। स्टार्ट करें बच्चों। मेरे बच्चों देखें, सबसे पहले दफ़ा करें आइज़ा 600 को। सबसे पहले मुझे बता दें एक नॉर्मल ऑडिट में हमारी क्या साइकिल होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या फेजेस होते हैं। सिंपल सा मुझे सिर्फ इतना बता दें, इतना बता दें बहुत है मेरे लिए। हमारे पास एक्सेप्टेंस होता है, हमारे पास प्लानिंग होती है, ऐसा ही है, हमारे पास परफॉर्मेंस होता है, हमारे पास कंक्लूडिंग होता है, हमारे पास रिपोर्टिंग होता है। बच्चों डन हो गया। ये हम सबको पता है। आप अगर एक नॉर्मल वीडियो में है और अगर आप कंपनी ए का ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी ए का ऑडिट जब आप करेंगे तो आप एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, कंक्लूडिंग, रिपोर्टिंग इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मेरी समझने की कोशिश करें, इन सारे प्रोसेस में क्वालिटी का एलिमेंट शामिल होता है। यहाँ तक बात समझ आती है? इन सारे के सारे प्रोसेस में क्वालिटी का एलिमेंट शामिल होता है, सही है। अच्छा, जब मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो मेरे पास 2 स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। एक मेरे पास आ जाता है ISQM1 और दूसरा मेरे पास आ जाता है आइज़ा 220। ऐसा ही है मेरे बच्चों। ISQM1 जो है वो फर्म के ऊपर अप्लाई होता है, आइज़ा 220 जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर अप्लाई होता है। ISQM1 फर्म के ऊपर जिम्मेदारी डालता है कि जी फर्म ने किस तरीके से एक क्वालिटी कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाना है ताकि सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस से लेकर रिपोर्टिंग तक बिल्कुल ठीक होती रहें, सही है। और फिर आइज़ा 220 कहता है जी फर्म ने तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना ली है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसकी कंप्लाइंस को चेक करना है, आपने इंश्योर करना है कि चीज़ें ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ISQM1 फर्म के ऊपर अप्लाई होता है, आइज़ा 220 हमारे पास जो अप्लाई होता है वो एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, हम सारी चीज़ें पता है। अच्छा, एक्सेप्टेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सेप्टेंस में प्यारे बच्चों कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती है? हमारे पास इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट आ रहा होता है एक्सेप्टेंस में, ऐसा ही है। हमारे पास इंगेजमेंट लेटर आ रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हमारे पास एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, प्री कंडीशंस याद आ रही है एंगेजमेंट लेटर में, प्री कंडीशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ हमारे पास आ रही होती है। प्लानिंग में हमारे पास ऑडिट स्ट्रेटेजी आती है, फिर हमारे पास प्लानिंग में ऑडिट प्लान आता है, और प्लान में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, आइज़ा 315 और आइज़ा 330। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। 315 जो है वो अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, एंटिटी, एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। 330 जो है वो कहता है जो रिस्क आइडेंटिफाई करा है उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स बता दें। परफॉर्मेंस फेज में हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है। कंक्लूडिंग में हमारे पास 560 सब्सिक्वेंट इवेंट आ जाता है, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, सही है। और रिपोर्टिंग में फिर हमारे पास पूरी 700 की सीरीज आ जाती है। डन हो गया यहाँ तक। मैं आपको सिंपल सी एक बात कहता हूँ, अच्छा, ये जो पूरी चीज़ हमने पढ़ी ये आइज़ा 200 से लेके आइज़ा 720 तक, ऐसा ही है। यहाँ तक बात समझ आती है? पूरी चीज़ हमारी आइज़ा 200 से लेकर 720 तक है, जो कि आपसे सिंपल सी एक बात कहता है कि जी अगर आपने किसी कंपनी को ऑडिट करना है तो आपने इस तरीके से ऑडिट करना है। अब सवाल ये आता है कि जब हमारे पास आइज़ा 600 आ जाता है, तो आइज़ा 600 जब बनाया गया था, जब समझाया गया था, जब उसको ड्राफ्ट किया गया था, तो आइज़ा 600 ने कहा कि आइज़ा 600 इज़ इक्वल टू आइज़ा 200 से लेके आइज़ा 720 तक। अगर ये बात मेरी समझ आ जाती है, पूरा स्टैंडर्ड बड़े आराम से रीड कर लेंगे। रीड क्या करेंगे, हम खुद बैठ के देख लेंगे यार कि अब ये चीज़ आएगी, अब ये चीज़ आएगी, अब ये चीज़ आएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें आती हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, उसको अगर आप समझ लेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। और जितने भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट उसके अंदर है, जिसके अंदर आइज़ा ने भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करी है, बहुत सी बिग फोर फर्म के अंदर मैथडोलॉजीज़ वगैरह में भी नहीं है। हमारी जब ये आइज़ा 600 की ट्रेनिंग हो रही थी तो मैंने 1-2 सवाल पूछ लिए उन लोगों से जो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उनके पास भी उनका जवाब नहीं था। डेलोइट की मैथडोलॉजी में भी उन चीज़ों का जवाब नहीं था, सही है। तो वो चीज़ें भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ तक बात समझ आती है?
ये स्ट्रक्चर क्लियर है? अगर ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तो आइजा रीडिंग करने में मुझे और आपको मजा आएगा। चूंकि आपकी ख्वाहिश है आइजा रीडिंग की, तो मैं आइजा रीडिंग करवा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आइजा रीडिंग नहीं करवा रहा आपको। मेरे हिसाब से मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं अब आपको आइजा में वो चीजें दिखाना स्टार्ट करूंगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? सबसे पहला काम अगर आप कहें तो हम एक चीज करते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप यूं समझें कि आप बीडीओ और बीडीओ एक ऑडिट कर रहा है कंपनी एच का, और कंपनी एच की एक सब्सिडरी है कंपनी एस, ठीक है। अब जब बीडीओ कंपनी एच का ऑडिट कर रहा है तो कंपनी एच के एक स्टैंड अलोन एफएस बनेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है उसके ऊपर। और इसी कंपनी एच के एक कंसोलिडेटेड एफएस भी बनेंगे, और इस कंसोलिडेटेड एफएस में ये कंपनी एस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मर्ज हो जाएंगे। ऐसा ही है मेरे भाई। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, और ये कंपनी एस जो है ये सिग्निफिकेंट है, ये कंपनी एस जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब है कि जी बीडीओ को इस कंपनी एच का जब ऑडिट कर रहा होगा तो ये जो नंबर्स हमारे पास स्टैंड अलोन में आ रहे हैं, ये जो नंबर हमारे पास कंसोलिडेटेड एफएस में आ रहा है, इसके ऊपर बीडीओ ने क्या रिलायंस लिया, सही है। सिंपल स्ट्रक्चर ये है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि यार हमारे पास चेंज क्या, अगर आपने वो चेंज समझना है तो मैं आपको चेंज भी बता दूंगा कि पुराने आइजा में और नए आइजा में क्या चेंज आया है। क्लियर होगा हम सारे यहाँ पे? अब एक काम करते हैं, हमारे पास फौरन से हम आते हैं आइजा में, मेरी बात सुनो, मैं चेंज नहीं भी बताऊंगा, सही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज बता दूंगा तो आपका फायदा होगा, सही है। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, चलो अब मेरी बात। सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? दिस एज अप्लाई टू एन ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। अ ग्रुप ऑडिट, दिस एज डील्स विद द स्पेशल कंसेप्ट दैट अप्लाई टू अ ग्रुप ऑडिट इंक्लूडिंग इन दोज सर्कमस्टेंसेस द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व्ड. The requirement in this ASA refers to or expand on the application of other relevant ASA to a group audit, in particular ASA 220 revised, ASA 230, ASA 300, 315, 330। जो बातें मैंने आपसे कही थी कि यार कुछ आइजाज हैं जो कि यहाँ पे आपस में लिंक हो रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन देखना बड़ी ज़रूरी है। अगर हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूड्स दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एंटिटी और बिजनेस यूनिट through a consolidation process. For the purpose of this ISA, a consolidation process include consolidation, proportionate consolidation और an equity method of accounting। ये मेरी बात सुन ले, जिसने कभी पुराना लेक्चर लिया हुआ तो बच्चे में से सवाल कहते थे कि सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स में ISA 600 अप्लाई होगा, और मैं कहता था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में ISA 600 अप्लाई होगा बिकॉज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट जो जा रहा है वो प्रॉफिट का नंबर पर जा रहा है जिसका आपने ऑडिट नहीं करा, तो आपको उसके ऊपर रिलायंस लेनी होगी। तो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग हो गई, चाहे जॉइंट जेवी हो गई, या फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो गया, या प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन हो गई, आपके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा बिकॉज स्टैंडर्ड अप्लाई होता है ग्रुप एफएस के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप स्कोप देख लें, सही है। सबसे और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आ रही है, और बिजनेस यूनिट्स और बिजनेस दैट हैव नो पेरेंट बट आर अंडर कॉमन कंट्रोल और कॉमन मैनेजमेंट। तो एक चीज सच एज ब्रांचेस और डिवीजन। एक और चीज देख लें, जरूरी नहीं कि जी कंपनी होल्डिंग कंपनी है और उसकी 4 सब्सिडरीज हैं तभी आइजा 600 अप्लाई होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 4 ब्रांचेस भी होंगी तब भी आइजा 600 अप्लाई हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? जब जिसने नेशनल बैंक का ऑडिट किया हो पाकिस्तान में, तो नेशनल बैंक की डिफरेंट जगह पे ब्रांचेस खुली हुई है, सही है। जब डिफरेंट जगह पे ब्रांचेस खुली हुई हैं तो वो ब्रांचेस एक तरीके से कंपनी तो नहीं है, लेकिन जो कि नेशनल बैंक के कंसोलिडेटेड एफएस में जाके वो मर्ज हो रही होती है, स्टैंड अलोन एफएस में जाके मर्ज हो रही होती है। तो इस केस में भी आइजा 600 अप्लाई होगा, क्योंकि वो नंबर यहाँ पे मर्ज होने जा रहा है तो आपने उसका ऑडिट करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? तो सबसे पहली चीज हमेशा याद रखेगा कि सिर्फ कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ब्रांच और डिवीजन के ऊपर भी अप्लाई होगा। डन हो गया? बेहतरीन बच्चों। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं आपके साथ उसको रीड कर लूं। जो इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको रीड करूंगा बिकॉज मुझे पता है कौन सी चीज कहां पर है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर मैं ये सिनेरियो भी डिस्कस कर रहा होता था कि अगर आप इसको देखें, एज एक्सप्लेन इन आइजा 220, this ASA adopted as necessary in the circumstances may also be useful in the audit of financial other than a group audit when the engagement team includes individual from another firm. For example, this ASA may be useful when involving such an individual to attend a physical inventory count, inspect the physical plant equipment or perform procedure as shared service at a remote location. इसकी कोई लिंकिंग कर सकता है जल्दी से? इसकी कोई लिंकिंग कर सकता है जल्दी से बच्चों? ASA 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन।
याद आ रहा है? या तो आप T1 T2 रिपोर्ट ले लो, सही है। अगर आप T1 T2 रिपोर्ट नहीं लेते तो आप जाके खुद कर लो। अगर आप खुद भी नहीं कर सकते तो आप किसी और ऑडिटर को इंगेज कर लो, किसी और ऑडिटर को इंगेज कर लो। वो जो एक और ऑडिटर होगा उसको अगर आपने काम बताना होगा, उसके काम की जिम्मेदारी लेनी होगी, तो किसके हिसाब से लेनी होगी भाई? किसके हिसाब से लेनी होगी? जल्दी से बता दें। आइजा 600 के हिसाब से लेनी होगी। तो सवाल जो होगा वो आपको इस तरीके से आ जाएगा कि एक दूर दराज में ब्रांच है, एक दूर दराज में प्लांट है, एक दूर दराज में स्टॉक है, बताएं उसको वेरीफाई कैसे करें। आप वहां पे नहीं पहुंच सकते, आपने किसी और ऑडिटर को एंगेज करा है, बताएं आप उसको क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे। तो आप ये ना सोचिएगा कि यार ये तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, इसका आंसर आइजा 600 से होगा, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है स्कोप के लिहाज से। अब जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड के 4 ऑब्जेक्टिव है, सही है। ऑब्जेक्टिव पे आपको फोकस होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया तो बड़े आराम से चीज़ें निकल जाएंगी। और मैं इंशाल्लाह आधे पौने घंटे के अंदर एक मैक्सिमम रीडिंग करके सिनेरियोज और टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो भी आपके साथ कर लूँगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर टू 4 ही ऑब्जेक्टिव है। पहला, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? पहला क्या है? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, सही है। अगर आप कोई ग्रुप ऑडिट इंगेजमेंट कर रहे हैं जिसमें आप ग्रुप ऑडिटर हैं, तो क्या वो इंगेजमेंट आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस एग्जांपल को गौर से देखें। इस एग्जांपल में जो आप स्टैंड अलोन एफएस को ऑडिट कर रहे हैं, इसके एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा। जब आप कंसोलिडेटेड एफएस को ऑडिट करते हैं तो अब आप ऑडिटर से ग्रुप ऑडिटर बन जाते हैं। तो क्या उस ग्रुप ऑडिटर के एतबार से क्या आपको एक्सेप्टेंस करने की जरूरत है या नहीं? विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस and determine whether sufficient appropriate auditors can reasonably expect to obtain, identify and assess the risk of material misstatement, सही है। ये चीज़ किस चीज़ की बात करता है? ये एक्सेप्टेंस की बात करता है। ये किस चीज़ की बात करता है? ये आइजा 315 की बात करता है। ये किस चीज़ की बात करता है? आइजा 500 की बात करता है। और फिर ये आपसे कहता है ये किस चीज़ की बात करता है? ये आइजा 500 की बात करता है। इवैल्यूएट वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटर हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म इंक्लूडिंग विद रिस्पेक्ट टू द वर्क परफॉर्म बाय द कंपनी ऑडिटर एज अ बेसिस फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग, यही 4 ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड के बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जल्दी छेती जवाब देंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या तक बात समझ आती है? यही 4 चीज़ें हमारे पास एप्लीकेबल होती हैं, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग। ज़बरदस्त। जब हमने इसमें आ गए तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड करिएगा बिकॉज इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आइजा 600 का स्कोप है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़ वो आपसे कहता है रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट में वो आपसे कहता है बच्चों, रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है leadership responsibilities for managing and achieving the quality on a group audit। और यहाँ मैं आपके साथ चलता हूँ आइजा 220 में। ये हमारे पास आइजा 220 है, क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आइजा 220 अप्लाई हो जाता है। और जब आइजा 220 अप्लाई हो जाएगा तो फौरन से, इस डायग्राम को गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। इस डायग्राम में क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है? इस डायग्राम में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? एक्सेप्टेंस से लेकर रिपोर्टिंग तक क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? हमारी क्वालिटी इन्वॉल्व होती है। और क्वालिटी के ऊपर अगर एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर होगा तो कौन सा आइजा अप्लाई होगा? आइजा 220 अप्लाई होगा। आइजा 220 आपसे क्या कहता है? आइजा 220 आपसे कहता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, relevant ethical requirement including those related to independence, acceptance and continuance, engagement resources, engagement performance। और अगर आप आइजा 600 देखें, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, relevant ethical requirement including those related to independence, engagement resources, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से उठ के आई हैं? जल्दी से बता दें। ये सारी की सारी चीज़ें उठ के आई हैं आइजा 220 से। और आइजा 220 से जो सारी की सारी चीज़ें उठ के आई हैं वो कहाँ से उठ के आई हैं? जल्दी से बता दें। और आइजा 2, बस मेरा बच्चा ज़बरदस्त, बस ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये जहाँ पे जितनी पूरा आइजा 220 छापा गया है, नीचे पूरा आइजा 220 छापा गया है और सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया गया है कि अगर ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपने जो है वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी एंगेजमेंट टीम की नहीं देखनी है बल्कि आपने कंपोनेंट ऑडिटर की भी देखनी है। क्या तक बात समझ आती है? स्ट्रेटेजी आपने सिर्फ स्टैंड अलोन एफएस की नहीं बनानी है बल्कि पूरे ग्रुप की बनानी है। अगर एंगेजमेंट टीम डिस्कशन का कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर आपने कंपोनेंट टीम को भी शामिल रखना है। अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो कंपोनेंट ऑडिटर के कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसमें भी रिस्क आइडेंटिफाई करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो पूरी की पूरी चीज वही है। इन अप्लाइंग द आइजा 220 रिवाइज द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू टेक द ओवर रिस्पांसिबिलिटी फॉर मैनेजिंग एंड अचीविंग द क्वालिटी ऑन द ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट इन डूइंग सो द ग्रुप शैल
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग एनवायरमेंट, बी सफिशिएंट इन्वॉल्व थ्रू आउट द ग्रुप एंगेजमेंट इंक्लूडिंग इन द वर्क ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर, इंक्लूडिंग इन द, तो पूरी चीज वही छाप दी गई है, बस एंगेजमेंट की जगह, ऑडिट की जगह ग्रुप का वर्ड आ गया है और आगे एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी इंक्लूडिंग इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। सेम चीज हमारे पास होगी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव 1 था सवाल में, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव 1 था सवाल में। जब ऑब्जेक्टिव 1 है तो ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर, द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर shall determine whether sufficient approved audience can reasonably expected to obtain to provide a basis for forming an opinion on the group financial statement, on the group financial statement, on the standalone financial statement, कहाँ गया, on the standalone financial statement, हाँ भाई on the standalone financial statement क्या लिखा हुआ है, on the ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। अच्छा, आइजा 220 में क्या लिखा हुआ है, यही चीज हमारे पास कहां से उठ के आई है, यही चीज हमारे पास कहां से उठ के आई है, यही चीज हमारे पास आइजा 220 से उठ के आई है। आइजा 220 में से ये चीज आइजा 330 से उठ के आई है। वहां पे भी ये लिखा हुआ आया है, लेकिन वहां पे जो लिखा हुआ आया है वहां पे सिर्फ एफएस का वर्ड लिखा हुआ है, वहां पे सिर्फ एफएस का वर्ड लिखा हुआ है, ग्रुप का वर्ड नहीं लिखा हुआ। अगर आप आइजा 220 जाके देखेंगे और आइजा 300 जाके देखेंगे तो ग्रुप का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। यहां पे सिर्फ एक चीज ऐड हो गई प्यारे बच्चों, और कौन सी ऐड हो गई, कौन सी ऐड हो गई, सिर्फ ग्रुप का वर्ड हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? चलें जी, उसके बाद टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कहां से उठकर आया है, जल्दी से बता दें, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कहां से उठकर आया है, आइजा 210 से उठकर आया है, आइजा 210 से उठकर आया है। लेकिन अगर आप आइजा 210 की पढ़ें एग्जैक्टली, इन अप्लाइंग आइजा 210 द ग्रुप ऑडिटर शैल ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ द ग्रुप मैनेजमेंट दैट एक्नॉलेज अंडरस्टैंड टू प्रोवाइड द एंगेजमेंट टीम विद access to all information of which group management is aware that is relevant to the preparation of the group financial statement। आइजा 210 में कौन सा वर्ड होता है, जल्दी से बता दो, आइजा 210 में कौन सा वर्ड होता है, आइजा 210 में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरा बच्चा। तो आइजा 210 तो हम कैफ 8 में ही पढ़ चुके हैं, सही है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एडिशन दैट द एंगेजमेंट टीम मे रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, वहां पे क्या लिखा होता था, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का वर्ड लिखा होता था। यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐड हो रहा है, यहाँ पे कौन सा वर्ड हो रहा है, फ्रॉम द ग्रुप मैनेजमेंट और कंपोनेंट मैनेजमेंट। बस जबरदस्त बच्चों, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? पूरा 210 से कॉपी है, स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो इस तरीके से। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेस, एग्जैक्टली सेम चीज, रिस्ट्रिक्शन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इंपोज्ड बाय द ग्रुप। तो यहाँ पे जाके प्यारे बच्चों, यहाँ पे जाके आपका पहला ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, जिसके अंदर आपने क्वालिटी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, इन सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। डन हो गया प्यारे बच्चों। और उसमें जो कुछ हमने पढ़ा वो सारा का सारा कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है, जो चेंज आया है वो चेंज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। समझ आती है लॉजिक थोड़ी सी? जबरदस्त 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 मेरे बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त। अगली चीज, ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ग्रुप ऑडिट प्लान इन अप्लाइंग आइजा 300 द ग्रुप ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एंड अपडेट एज नेसेसरी ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी, ग्रुप ऑडिट इंड्यूस द ग्रुप ऑडिटर शैल डिटरमाइन। सुने मेरी बात को, कितनी जबरदस्त कह रहा है। अच्छा, ये चीज कहां से लिखी हुई है, ये चीज कहां से लिखी हुई है, ये आइजा 300 से आ रही है। जो ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी है, सॉरी, जो ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो आइजा 300 है, और जो ग्रुप ऑडिट प्लान है वो आइजा 315 है। In applying ISA 300, the group auditor shall establish the overall group audit strategy and group audit plan. In doing so, the group auditor shall determine the component at which audit work will be performed. ये एक चीज ऐड है, the component at which audit work will perform। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जाके आइजा 300 में देखना, आइजा 300 में एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है, the component at which the audit work will be performed। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? याद आ रहा है आइजा 300 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट, कि भाई इसमें हमारे पास कौन सा कंपोनेंट ऑडिटर है, कितनी सब्सिडरीज हैं, क्या ब्रांचेस हैं, द रिसोर्सेज नीडेड। दो ही चीजें होती थी ना ऑडिट स्ट्रेटेजी में, याद आ रहा है? आइजा 300 में दो ही तो चीजें होती थी हमारे पास। द रिसोर्सेज नीडेड टू परफॉर्म द ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट टू विच द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर टू बी इन्वॉल्व। तो किन कंपोनेंट्स को ऑडिट करना है, कौन से कंपोनेंट्स को ऑडिट करना है, और अगर कंपोनेंट्स को ऑडिट करना है तो क्या उसके लिए कंपोनेंट ऑडिटर की जरूरत है या फिर नहीं, और अगर जरूरत है तो क्या उनके पास रिसोर्सेज है कि नहीं है। वही सेम चीज जो आप बीडीओ कंपनी ए का ऑडिट कर रहा था, वही बीडीओ जो है वो कंपनी एच का ऑडिट कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये दो चीजें जो कि पहले भी कर रहा था, अब उसके स्कोप को वसी कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, और जाकर सिर्फ इतना एनालाइज करेगा कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, स्ट्रेटेजी का पार्ट मेरा ये बनेगा, और उस पर कौन कौन सा कंपोनेंट ऑडिटर इन्वॉल्व है, तो उसके पास रिसोर्सेज है कि नहीं है। और फिर उसके बाद वो आपसे कहता है, तो ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी आपने बनाई, जब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो स्ट्रेटेजी का एक कंपोनेंट होता है एंगेजमेंट रिसोर्सेज जो आइजा 300 से लिखा हुआ आ रहा है, और यहां पे वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑडिटर हैव द एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसीज। आइजा 300 क्या कहता था कि एंगेजमेंट टीम हैव द एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसीज। यहां पे वो स्ट्रेट से इतना आपसे कह रहा है कि अगर आप कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व कर रहे हो तो आप ये चेक करेंगे कि उसके पास कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी है या फिर नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, द ग्रुप एंगेजमेंट शैल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द नेचर,
timing and extent of direction and supervision of component auditor and the review of their work taking into account। बच्चों ये बहुत खतरनाक लाइन पढ़ा रहा हूँ, खुदा का वास्ते थोड़ा सीरियस हो जाए, खुदा का वास्ते थोड़ा सीरियस हो जाए। ये जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे रिव्यू का वर्ड भी आ रहा है, यहाँ पे रिव्यू का वर्ड भी आ रहा है। आगे जाके जब आपका सवाल होगा तो मैं एज से ही आपको रेफर करके इंशाल्लाह आंसर दे दूंगा, सही है। इन अप्लाइंग एज 220 रिवाइज द ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। ये चीज कहां से कॉपी हुई है? ये चीज कहां से कॉपी हुई है जल्दी से बता दे। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कहां से कॉपी हुआ है? लेकिन सिर्फ कौन सा वर्ड ऐड हो गया? बस मेरा बच्चा बस जबरदस्त। यहां पे ग्रुप का वर्ड यूज हो गया, यहां पे कंपोनेंट का वर्ड यूज हो गया और कुछ भी चेंज नहीं है। जो पढ़कर आया हो वही चीजें यहां पे छप रही है। ठीक हो गया भाई? अच्छा, इन हेडिंग्स को गौर से देखना है। कम्युनिकेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर, ये इसने हर जगह पे आपको बताया हुआ है, जब आप ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो जब आपने ओवरऑल ग्रुप ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे तो कंसीडरेशन में द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व। अगर कंपोनेंट ऑडिटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्व कब होते हैं? या तो इन्वॉल्व होंगे या इन्वॉल्व नहीं होंगे, सही है। अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एस्टैब्लिश द ओवरऑल ग्रुप ऑडिट में द गवर्नमेंट शैल इवैल्यूएट वेदर द ग्रुप ऑडिटर विल बी एबल टू बी सफिशिएंटली एंड एप्रोप्रिएटली इन्वॉल्व्ड इन द वर्क ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर। और यहां पे वो आपसे कहता है कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर में the group auditor shall communicate with the component auditor about their respective responsibilities and the group auditor's expectation, including an expectation that the communication between the group auditor and the component auditor take place at the appropriate times throughout the group audit। सही है। जब आपने डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करनी तो आप कैसे करेंगे? जब आप कंपोनेंट ऑडिटर से कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो आपके पास वही तो नहीं आएगी उनके वर्किंग पेपर की। तो यहाँ पे वो आपसे बात कर रहा है कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये कौन सा वर्ड है? अंडरस्टैंडिंग दी। सारे वर्ड कहां से उठ कर आए जल्दी से बता दे बच्चों। मैंने 15 मिनट पढ़ाया आपको, सिर्फ 15 मिनट पढ़ाया और आप देख लेंगे हम चीजें आसान कर रहे हैं, सही है। तो फौरन से जवाब देना है। ये सारी की सारी चीजें आयजा 315 से उठ के आई हैं। ये सारी की सारी चीजें आयजा 315 से उठ के आ गई। इन अप्लाइंग आयजा 315 रिवाइज द ग्रुप शैल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग द ग्रुप एंड इट्स एनवायरमेंट। द ग्रुप, तो जितनी भी आयजा 315 की अंडरस्टैंडिंग है वो इनटेक रहेगी, बट चूंकि ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उस अंडरस्टैंडिंग के अलावा ये कुछ एडिशनल चीजें होंगी जो किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा होगा, जो कि किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा होगा? ग्रुप के ऊपर फोकस कर रहा होगा। और किसके ऊपर फोकस कर रहा होगा? कंपोनेंट के ऊपर फोकस कर रहा होगा। द ग्रुप and its environment, including the group's organizational structure and its business model, including the location in which the group has its operation or activities, the nature of the group's operation or activities, the extent to which the group business model integrates to the use of IT, regulatory factor impacting the entities and business units in the group। तो ग्रुप के अंदर 100 कंपनीज आ गई, उन सबकी आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। द मेजर यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस अक्रॉस द ग्रुप। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का वर्ड कहां से आया जल्दी से बता दें। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का वर्ड कहां से आया बच्चों जल्दी छेती। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का वर्ड आजा 310 से आया है, आजा 315 से आया है, आजा 210 से आया है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ एन एंटिटी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ एन एंटिटी। लेकिन चूंकि हम आज 600 पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस अक्रॉस द ग्रुप। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? द ग्रुप सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सेल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, परचेज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके अंदर क्या कंट्रोल है वो सब लेना है। बट चूंकि ये ग्रुप ऑडिट है तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कॉमनैलिटी ऑफ कंट्रोल ये क्यों होता है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। वेदर एंड इफ सो हाउ द ग्रुप सेंट्रलाइज एक्टिविटीज रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द कंसोलिडेशन प्रोसेस, ये सारी की सारी बातें किस चीज से स्पेसिफिकली रिलेटेड है प्यारे बच्चों? सारी की सारी बातें आइजा 600 से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। क्या यहां तक बात समझ आती है? यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये कॉमनैलिटी ऑफ कंट्रोल्स, ग्रुप सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटीज, कंसोलिडेशन प्रोसेस हमें पता है, नीचे मजीद गाइडेंस दी हुई है, उन सबको हम देख लेते हैं। और फिर वो कहता है अगेन, फिर वो यहाँ पे आके कहता है बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग, कंसिडरेशन व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व। कह रहा है कि जी अगर आप किसी कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं और उसकी 10 सब्सिडीज है, उस 10 सब्सिडीज में से आप 4 सब्सिडीज या 2 सब्सिडीज से 1 सब्सिडी में कंपोनेंट ऑडिटर की खदमात को यूज कर रहे हैं, तो कंसिडरेशन क्या होगी जब आप कंपोनेंट ऑडिटर की खदमत? तो उसने हर फेज में आपसे कहा, एक्सेप्टेंस प्लानिंग फेज में भी कहा, एंगेजमेंट रिसोर्सेज में भी कहा, एंगेजमेंट प्लानिंग में भी कहा, 315 में भी आपसे कह रहा है द ग्रुप ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू कंपोनेंट ऑडिटर ऑन अ टाइमली बेसिस। ये वो कम्युनिकेशन है मेरे बच्चों, ये वो कम्युनिकेशन है जो कि ग्रुप ऑडिटर की तरफ से हो रही है, ग्रुप ऑडिटर की तरफ से हो रही है। किसको हो रही है? कंपोनेंट ऑडिटर की तरफ से हो रही है। क्या चीजें कम्युनिकेट हो रही है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मैटर्स दैट द ग्रुप ऑडिट डिटरमाइन टू बी रेलेवेंट टू द कंपोनेंट ऑडिट डिजाइन और परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ द ग्रुप ऑडिट। सही है।
मैंने रिसेंटली एक बहुत बड़े ग्रुप को ऑडिट किया था। ग्रुप ऑडिट था वो, हम ग्रुप ऑडिटर थे और हमें पता चला कि ग्रुप ऑडिट ने आईटी सिस्टम चेंज किया। जब हमें पता चला कि जी आईटी सिस्टम चेंज हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन हमने उन कंपोनेंट ऑडिटर्स को दी जिनके काम पे हम रिलाई कर रहे थे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमने उनको प्रोवाइड करी, इसीलिए प्रोवाइड करी ताकि वो अपनी रिस्क असेसमेंट अच्छी कर सकें। इन अप्लाइंग एज अ 550 रिलेटेड पार्टी रिलेशन ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टीज आपने कम्युनिकेट करनी है, मैटर्स को इंपॉर्टेंट रिस्क असेसमेंट वो कम्युनिकेट करना है, और अगर कोई इवेंट और कंडीशन जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने कम्युनिकेट करनी है। कहाँ कम्युनिकेट करनी है? जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे होंगे तो जो प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आपको कम्युनिकेट करेंगे। द ग्रुप शैल रिक्वेस्ट द कंपोनेंट ऑडिटर टू कम्युनिकेट ऑन अ टाइमली बेसिस मैटर्स रिलेटेड टू, और ऊपर वाली चीज़ों पे आपसे कहेंगे कि जी टाइमली बेसिस पे मुझे यही सारी चीज़ें वापस से आप कम्युनिकेट करके दें कि क्या कोई इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हुआ है, क्या कोई एडिशनल रिलेटेड पार्टी आपने आइडेंटिफाई करी है, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी थी उससे वाकई में कोई रिस्क अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जब ये काम हो जाएगा बच्चों, जब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएगी तो इससे आपको हेल्प मिलेगी रिस्क को आइडेंटिफाई करने की। ये रिस्क नहीं है बच्चों, ये रिस्क नहीं है। ये क्या है जल्दी से बता दें, ये क्या है? ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, और इन रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे आप क्या कर लेंगे? रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे और असेस कर लेंगे। डन हो गया। ये पढ़ें कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। इन अप्लाइंग एज अ 315 द ग्रुप ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ग्रुप ऑडिटर एंड कंपोनेंट ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिटर ने कैसे परफॉर्म करा? कंपोनेंट ऑडिटर ने परफॉर्म करा बिकॉज ग्रुप ऑडिटर ने कंपोनेंट ऑडिटर को ये चीजें कम्युनिकेट करी थी और कंपोनेंट ऑडिटर ने उसका रिप्लाई करा था। तो उसका रिप्लाई क्या था? तो इसके बेसिस द ग्रुप ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट प्रोवाइड्स एन एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप एफएस। बच्चों अगली चीज़ क्या होगी? जल्दी से बता दें, अगली चीज़ क्या होगी? 315 कर लिया भाई, अगली चीज़ क्या होगी? 320। 320 की सारी चीज़ें उठ के हमारे पास यहाँ पे आ गई। 320 की सारी चीज़ें उठ के हमारे पास आ गई। 320 में हमारे पास मटीरियलिटी होता है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होता है, सीटीटी होता है। हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें 320 से उठकर आई हैं, लेकिन जब ये सारी की सारी चीज़ें 620 में आएंगी तो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी आएगा और सिर्फ सीटीटी आएगा। और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सीटीटी नॉर्मली क्या होनी चाहिए? नॉर्मली क्या होनी चाहिए? नॉर्मली क्या होनी चाहिए बच्चों? जल्दी से बता दो। मटीरियलिटी आप उसको दो पुराना एजा में लिखा हुआ था, 3 चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, कंपोनेंट की मटीरियलिटी, कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और कंपोनेंट की सीटीटी। यहाँ पे आपसे वो कहता है सिर्फ 2 चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और कंपोनेंट की सीटीटी। और वो नॉर्मली क्या होगा? वो नॉर्मली कम होगा। ठीक है, इसके ऊपर एक अच्छा टेक्निकल सवाल आ सकता है, सेशन के एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। डन हो गया बच्चों? अब वो कहता है कि अगर आपने किसी कंपोनेंट की मटीरियलिटी निकाली है और अगर आप कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपने उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। ये एक चीज कॉन्स्टेंटली आपके पास आ रही है कि मटीरियलिटी निकालनी है, एक चीज है आइडेंटिफाई करना, एक चीज है मैं सीटीटी बताता हूं यार, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट यार, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। बस बच्चों जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं, ये हेडिंग आप देख रहे हो, कंसिडरेशन व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व्ड, कंसिडरेशन व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व्ड, कंसिडरेशन व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व्ड, कम्युनिकेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर, कंसिडरेशन विद द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व्ड। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बड़े आराम से स्मार्ट हैंडआउट में मैंने सारी चीज़ें मर्ज कर दी थी। सही है, हर एक चीज़ में कौन से फेज में क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी की सारी चीज़ें स्मार्ट हैंडआउट्स में मर्ज कर दी थी मैंने। समझाने की कोशिश जब मैं कर रहा हूँ, अब मुझे 2 मिनट दें और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है, इसकी एक कंपनी है S1, इसकी एक सब्सिडरी है S2, इसकी एक सब्सिडरी है S3। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, मुझे अगर 2 मिनट दें, मैं आगे आपको एक चीज़ रीड करा दूं और फिर इस डायग्राम को मैं आपके साथ कंप्लीट करता हूं। तो भाई जब रिस्क आइडेंटिफाई हो गए, 315 हो गया, ये रहा 315, ये रहा 320, अब क्या बनता है? जल्दी से बता दें बच्चों, अब क्या बनता है? 330. Responding to the assessed risk of material misstatement. In applying as a 330, the corporation shall take responsibility for the nature, time, extent of the further audit procedure to be performed, including determining the component at which to perform further audit procedure and the nature, time, extent of the work to be performed at those component. मेरे बच्चों खुदा का वास्ता है, इन अप्लाइंग एज द ग्रुप ऑडिटर शैल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये पूरी लाइन 330 से छप के आई है, 330 से छप के आई है, ग्रुप का वर्ड वहां पे नहीं है, बाकी पूरी चीज वहां पे है। इंक्लूडिंग के बाद यहां से जो हमारे पास चीजें ऐड हो रही हैं, यहां से हमारे पास जो चीजें ऐड हो रही हैं बच्चों, ये किस चीज की अलामत है? ये आइज़ा 600 की अलामत है कि आपने सिर्फ स्टैंड अलोन एफएस के ऊपर फर्दर ऑडिट प्रोसेस डिजाइन नहीं करना है, बल्कि जो कंपोनेंट आप कंसीडर कर रहे हैं उसको भी करना है, उसके भी डेटा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर आपने डिटरमाइन करना है। डन हो गया बच्चों? ये एक थ्योरी के एतबार से अच्छा सवाल है। कंसोलिडेशन प्रोसेस के ऊपर नॉर्मली ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा?
whether all entities and BCU have been included in the group FS। सबसे पहली चीज तो भाई डेटा, क्या डेटा कंप्लीट है, सारी की सारी सब्सिडीज के अंदर आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, अगर सारी की सारी सब्सिडीज अगर आ रही है तो सब्सिडीज का जो डेटा है, जो उनकी क्लासिफिकेशन है, जो उनकी रिक्लासिफिकेशन है, जो उनकी कंप्लीटनेस है, जो उनकी एक्यूरेसी है, क्या वो उस कंप्लीट का, उस कंपनी का, उस बिजनेस यूनिट का सारा सेल्स, परचेज, एक्सपेंस का डेटा वहां पे आ रहा है, वो कंप्लीट है कि नहीं है। अगर कोई जजमेंट की गई है तो क्या उसके अंदर कोई पॉसिबल मैनेजमेंट बाइसनेस तो नहीं है। और फिर रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल ड्यू टू फ्रॉड अराइजिंग फ्रॉम द कंसोलिडेशन प्रोसेस। तो जितनी भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन हो रही है, जितनी भी एलिमिनेशन हो रही है, क्या वो प्रॉपर्ली सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती। सही है, ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के कुछ ईजी प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको आयजा ने मेंशन करे कि ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको परफॉर्म करने। पहला स्टेप, सारी की सारी एंटिटीज आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरा स्टेप, उन एंटिटीज का सारा रिकॉर्ड, सारा का सारा डेटा, सारी की सारी ट्रांजैक्शन आ रही है कि नहीं आ रही। तीसरी चीज़, उस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ रिक्लासिफिकेशन होंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन होंगी, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्या वो प्रॉपर्ली एलिमिनेट हो रही है कि नहीं हो रही। सही है। और उसके बाद प्रॉपर्टी, चौथी चीज़ कि कहीं इसके अंदर कहीं अगर फ्रॉड का एलिमेंट शामिल है तो कहीं मैनेजमेंट बाइसनेस तो नहीं है। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज वो बनना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेम पीरियड एंड होना चाहिए। सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं इन दो चीज़ों को सेशन के एंड में कर लूँ। अब वो आपसे क्या कहता है, ऊपर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने प्रोसीजर्स को डिटरमाइन करना है। बच्चों ये वाला जो पैराग्राफ है, रिस्पॉन्डिंग टू असेस रिस्क, इसका लुबे लुबाब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, जल्दी से मुझे बता दें, जल्दी से मुझे बता दो बच्चों, बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। और यकीन करो सिर्फ आधा घंटा पढ़ा है हमने, सिर्फ आधा घंटा पढ़ा है हमने। ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, पैराग्राफ 37 भाई क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप ग्रुप ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि आपने सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि रिस्क आइडेंटिफाई करके उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी आपने डिजाइन करना है, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स कौन बनाएगा, उस रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कौन बनाएगा, जल्दी से बता दें। उस रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्स किसने बनाया, जल्दी से बता दें, ग्रुप ऑडिटर ने। और नीचे वो क्या कहता है, कंसिडरेशन व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर। आप मुझे खुद बता दो नीचे क्या लिखा हुआ होगा बच्चों। अगर आप कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व कर रहे हैं और उससे काम करवाना चाह रहे हैं, तो ऊपर जो प्रोसीजर्स आपने बनाए थे, डिजाइन किए थे, क्या आप उसको अपने पास दबा के बैठे रहेंगे। बस जबरदस्त। When the group auditor involves the component auditor in the design or performance of further audit, the group auditor shall communicate with the component about the matters that the group auditor or component determined to be relevant to the design of the responses to the assessed risk maintenance of the group FS। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों। और अगर component auditor डिजाइन कर रहा है प्रोसीजर को, तो group auditor shall evaluate the appropriateness of the design and performance of those audit procedures। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर आपने रिस्क असेसमेंट के लिए कम्युनिकेट करी थी, इवेल्युएटिंग द कंपोनेंट ऑडिटर्स कम्युनिकेशन एंड द एडिक्वेसी ऑफ देयर वर्क। द ग्रुप ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द कंपोनेंट ऑडिटर टू कम्युनिकेट मैटर्स रेलेवेंट टू द ग्रुप्स ऑडिटर्स कंक्लूजन विद रिगार्ड टू द ग्रुप ऑडिट। सच कम्युनिकेशन शैल इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये वो चीजें हैं जो कि कंपोनेंट ऑडिटर किसको कम्युनिकेट कर रहा है, ग्रुप ऑडिटर को कम्युनिकेट कर रहा है। बच्चों सद्दाम मैं सारी चीजों पे आऊंगा। आइजा रीडिंग अभी 10 मिनट में खत्म करें, जितने सवाल पूछोगे सारे जवाब दूंगा। वो सवाल फिर मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अभी जो मैं चीज़ रीड करा रहा हूँ बच्चों, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें बच्चों। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि कंपोनेंट ऑडिटर ग्रुप ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा। सही है कि कौन से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ABC कंपनी का मैंने ऑडिट करा है, सही है, जिसका आपने मुझसे ऑडिट करने का रिक्वेस्ट किया था। आपने जो मुझे काम करने का किया था, मैंने वो काम किया है। मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहा हूँ। कोई भी नॉन कंप्लायंस है वो कम्युनिकेट करेंगे। करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिस्टेक में जितनी भी आइडेंटिफाई हुई है वो कम्युनिकेट करेंगे। अगर कहीं पॉसिबल मैनेजमेंट बाइस है वो कम्युनिकेट करेगा। अगर कोई इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है वो कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर कोई फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड है तो वो कम्युनिकेट किया जाएगा। उसके अलावा एनी अदर मैटर रेलेवेंट टू द ग्रुप। और कंपोनेंट ऑडिटर का ओवरऑल फाइंडिंग और कंक्लूजन क्या है, सही है, सेटिस्फैक्टरी है, इश्यूज हैं, कंट्रोल वीकनेस है, क्या है, वो उसने एक रिजल्ट देना होगा। द ग्रुप ऑडिटर शैल डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द कंपोनेंट इंक्लूडिंग दोस इन पैराग्राफ 45 विद द कंपोनेंट ऑडिटर कंपोनेंट मैनेजमेंट ग्रुप एज एप्रोप्रिएट एंड evaluate whether the communication with the component auditor adequate for the group audit purpose. If such communications are not adequate for the group audit purpose, the group auditor shall consider the implication for the group audit. The group auditor shall determine whether and the extent to which it is necessary to review the additional component auditor audit documentation. In making this determination, the group auditor shall consider the nature, time and extent of the work performed by the component auditor, competency and capability, direction, supervision, review. Paragraph 47 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैराग्राफ की वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और इस कन्फ्यूजन को मैं थोड़ी सी देर के लिए डिफर कर रहा हूं, जो कि मैं क्लास के एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों।
क्या तक बात समझ आती है? तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें पता चलेंगी वो आपने कंपोनेंट ऑडिटर के साथ डिस्कस भी करनी है। उसने तो आपको रिटर्न में दिया तो आप उसके डिस्कस भी करेंगे। कंपोनेंट मैनेजमेंट के साथ चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं और ग्रुप मैनेजमेंट के साथ चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद हमारे पास आता है सब्सिक्वेंट इवेंट। मेरे प्यारे बच्चों, मसला ये है कि सब्सिडरी की रिपोर्ट साइन होती है 10 अप्रैल को और उसके बाद कंसोलिडेटेड की ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी 30 अप्रैल को। तो आप सब्सिक्वेंट इवेंट पे कंपोनेंट को कहोगे कि भाई तुमने तो यहाँ तक काम कर लिया, लेकिन चूंकि मैं 30 अप्रैल को रिपोर्ट साइन कर रहा हूँ तो तुमने अपने सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर को एक्सटेंड करना है 30 अप्रैल तक। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? The group auditor shall take responsibility for performing procedure, including as appropriate requesting the component auditor to perform procedure designed to identify events that may require additional disclosure in the group financial statement। बच्चों डन हो गया? ये चीज़ एक सुन लो मेरे बच्चों, ये एक चीज़ सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब्सिडरी है, इसने रिपोर्ट साइन करी 10 अप्रैल को। ये होल्डिंग है, इसने इसकी रिपोर्ट साइन होनी है 30 अप्रैल को। ये जो होल्डिंग है ये कंसोलिडेटेड एफएस या ग्रुप एफएस के ऊपर रिपोर्ट साइन कर रहा है। इसके अंदर जो नंबर जा रहा है वो इन सब्सिडीज़ का भी नंबर जा रहा है। इसका मतलब है कि जी जो ग्रुप इंगेजमेंट पार्टनर होगा, जो ग्रुप इंगेजमेंट टीम होगी, उसकी जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर भी सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर को एक्सटेंड करवाना है टू द डेट ऑफ 30 अप्रैल। तो इसके लिए या तो ग्रुप एंगेजमेंट टीम पार्टनर खुद कर ले या सब्सिडी से रिक्वेस्ट करेगा कि जी आपने रिपोर्ट तो साइन कर ली, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप फारिग नहीं बैठ सकते। आपने 10 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के दरमियान तक आपने उसको सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर को एक्सटेंड करना है। सीन सुन ले, अगर आके चाहे तो थोड़ी हरकत ये कर सकता है कि 25 अप्रैल को एक सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो जाता है। 25 अप्रैल को एक सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, सही है। ये जो सब्सिडरी है इसका ऑडिटर KPMG है, ये जो होल्डिंग कंपनी है इसका ऑडिटर PwC है। सब्सिडरी फ़ौरन से बता देता है PwC को कि भाई ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ है। क्या तक बात समझ आती है बच्चों? जल्दी छेती आ जाओ, क्या तक बात समझ आती है? मेरी बात गौर से सुन लें, मैंने लेक्चर में भी बोला है, वापस से बता दूँ। अगर सवाल में लिखा हुआ है UR KPMG, तो अगर सवाल में लिखा हुआ UR KPMG तो आइज़ा 560 अप्लाई हो जाएगा और आइज़ा 560 का ऑब्जेक्टिव 2 या ऑब्जेक्टिव 3 अप्लाई हो जाए। लेकिन अगर सवाल में लिखा हुआ है UR PwC तो प्यारे बच्चों आइज़ा 560 अप्लाई नहीं होगा, सही है। आइज़ा 560 अप्लाई नहीं होगा। एक इवेंट हुआ है, बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, आपने अभी अपनी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करी। PwC ये चेक करेगा जो सब्सिक्वेंट आइडेंटिफाई हुआ है क्या ये मेरे लिए मटीरियल है, क्या ग्रुप के लिए मटेरियल है। अगर ग्रुप के लिए मटेरियल है वो जाके रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि भाई इसको क्या कहते हैं, मैंने एक सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करा, बिल्कुल सही करो। 560 को ऑब्जेक्टिव 1 अप्लाई होगा और वो ग्रुप के पास जाएगा और ग्रुप मैनेजमेंट के पास जाएगा कि जी इसको एडजस्ट करो। एडजस्ट करते हो सही है, नहीं करते मैं क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर दे दूंगा, जो भी दे रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये हरकत आई के अपने आज तक नहीं करी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये हरकत कर सकता है और इसकी लिंकिंग, खतरनाक लिंकिंग मैंने अपने स्मार्ट लेक्चर में बताई हुई है बच्चों। डन हो गया? यहाँ पे यही बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट की, और ऐसी 3 4 5 इलस्ट्रेशन में अभी क्लास के एंड में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। आखिरी चीज़ 560 भी हो गया, इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी ऑफ द audit in applying as a 330, the group auditor shall evaluate whether the sufficient audit evidence has been obtained from the audit procedure performed, including from the work performed by the component auditors on which to base the group audit opinion. The group engagement partner shall evaluate the effect on the group audit opinion on any uncharacteristic mistake, whether identified by the group auditor or communicated by the component auditor, and any instances where there has been inability to obtain sufficient appropriate audit evidence। दो चीज़ों के ऊपर बात करता है, ग्रुप पार्टनर की, ग्रुप इंगेजमेंट टीम की, ग्रुप पार्टनर की, ग्रुप टीम की जिम्मेदारी है कि उसने इवेल्युएट करना है कि क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया है, किसके ऊपर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ग्रुप एफएस के ऊपर, सही है। ये एजाज ये भी छपे हुए हैं हमारे पास पुराने उसके, लेकिन कहाँ से ये कॉपी पेस्ट होगा, ये कहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ है, ये पुराने एजाज से कॉपी पेस्ट हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा, ग्रुप एफएस की बात कर रहा है। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ग्रुप एफएस शैल नॉट रेफर टू अ कंपोनेंट ऑडिटर अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू इंक्लूड सच रेफरेंस। इफ सच रेफरेंस रिक्वायर्ड बाय लॉ, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल indicate the reference does not diminish the group engagement partner or group engagement partner firm responsibility of the group audit opinion। आप सब्सिडी का डिस्कस अपनी रिपोर्ट में नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको लॉ कहता है कि सब्सिडी का अगर आपको कहता है कि जी सब्सिडी के ऑडिटर का या कॉम्पोनेंट ऑडिटर का जिक्र करें आप अपनी रिपोर्ट में, तो आप जिक्र करेंगे, लेकिन फिर आप ये भी जिक्र करेंगे कि इसका नाम लिखने से मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सुन लें। कुछ टेक्निकल डिस्कशन हो जाए, यहाँ तक पढ़ लिया काफ़ी है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है बच्चों, काफ़ी है। अब जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सुनिएगा, और अगर वो बात आप सुन लेंगे तो आपका इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।
ये डायग्राम आप समझ आती है आपको, जो मैंने डायग्राम आपसे क्लास के स्टार्ट में डिस्कस करी थी। आपको 560 भी दिखेगा, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट टर्म्स भी दिखेगा, आपको 315 भी दिखेगा, आपको 330 भी दिखेगा, आपको इंडिपेंडेंस भी दिखेगा, आपको एथिकल रिक्वायरमेंट भी दिखेगी, आपको एंगेजमेंट लेटर भी दिखेगा, आपको एंगेजमेंट। क्या तक बात समझ आती है बच्चों? आप अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करनी है एंटिटी की, एनवायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, और जो इक्वेशन मैंने आपके सामने बना के दी थी वो भी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो। आइज़ा में अगर हम देखें, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन से सवाल एक्सपेक्टेड है, सही है, कौन कौन से सवाल एक्सपेक्टेड है, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बता दूंगा। अभी अगर आप मेरी एक बात सुने जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, एक चीज़ याद रखें, जो मैंने आपसे डायग्राम बनवाई थी अभी, कंपनी होल्डिंग S1 S2 S3। बच्चों मेरी बात सुन ले बड़ी गौर से। जब भी इसका ऑडिटर कौन है, इसका ऑडिटर PwC है, इसका ऑडिटर कौन है, इसका ऑडिटर भी PwC है, इसका ऑडिटर कौन है, इसका ऑडिटर KPMG है, इसका ऑडिटर कौन है, इसका ऑडिटर EY। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक पूरी ऑडिट चेन। एक चीज़ खुदा का वास्ता है सुन लें, अगर PwC इस होल्डिंग कंपनी को ऑडिट कर रहा है और होल्डिंग कंपनी के 2 FS बनेंगे, एक होगा स्टैंड अलोन FS और एक होगा कंसोलिडेटेड FS। स्टैंड अलोन FS पे आइज़ा 600 अप्लाई नहीं होगा और कंसोलिडेटेड FS पे आइज़ा 600 अप्लाई होगा। और ये आइज़ा 600 क्यों अप्लाई होगा? बिकॉज उस कंसोलिडेटेड FS में ये और ये इसके अंदर मर्ज हो रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, खुदा का वास्ते एक चीज़ समझ में आ जाएगी तो बड़ी आसानी होगी। आइज़ा 600 आपसे कहता है कि भाई अगर ये चीज़ें ऐड हो रही हैं ना, अगर ये चीज़ें ऐड हो रही हैं तो ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की, सही है, ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि क्या उसको ये ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो ये इंश्योर करे कि उसने रिस्क आइडेंटिफाई करे कि नहीं करे, वो ये इंश्योर करे कि उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इररिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑडिटर को आपने इंक्लूड करना है या नहीं करना। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? खुदा का वास्ता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। इररिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑडिटर इन्वॉल्व हो या ना हो, आइज़ा 600 अप्लाई होगा, सही है। अगर यहाँ पे ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर फरूख रहमान साहब है, सही है, और फरूख रहमान साहब कहते हैं यार मुझे इनकी भी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे इनकी भी हेल्प नहीं चाहिए, उसके बावजूद फरूख रहमान साहब के ऊपर आइज़ा 600 अप्लाई होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? ये बात समझ आती है। अगर फरूख साहब कहते हैं कि नहीं यार मैं इनकी हेल्प लूंगा, तो आइज़ा 600 तो अप्लाई होगा ही होगा। और जहां लिखा हुआ है ना व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व, वो वाला पैराग्राफ भी अप्लाई हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं बच्चों, और मैंने आइज़ा रीडिंग करी है आपके साथ थोड़ी देर पहले, बहुत ही टेक्निकल बात कर रहा हूं। आइज़ा 315 अभी आइज़ा 600 पहले थोड़ी देर पहले रीड करा है, सही है। अच्छा, अब मेरी एक और बात सुने, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आइज़ा 600 को अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली, कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली अगर अभी हमने रीड कर लिया और तेजी से रीड किया, आधा पौना घंटा रीड किया, कोई मसला आ रहा है? जो 4-5 इलस्ट्रेशन है जो कि क्लास में बताई हुई है, वापस से बता दूंगा, लेकिन स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कौन सी चीज कहां पे लिखी हुई होगी, किस तरीके से लिखी हुई होगी, क्या वर्ड लिखे हुए होंगे। तो आइज़ा की टेंशन ना लें, अगर इस कॉन्सेप्ट से आप पढ़ेंगे तो आइज़ा को क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे और आधे पौने घंटे में आपका आइज़ा निकल भी जाएगा, सही है। अच्छा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करें बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उसकी वो अगर आप समझ गए तो बड़ा फायदा होगा। ये जो होल्डिंग कंपनी है ना, इसका रेवेन्यू आ रहा है 100, सब्सिडी 1 का आ रहा है 30, सब्सिडी 2 का आ रहा है 40 और सब्सिडी 3 का आ रहा है 20। कंसोलिडेटेड एफएस में टोटल रेवेन्यू कितने का आ रहा होगा? 190। ये कंसोलिडेटेड एफएस कह लें, या थोड़ा सा और अच्छा वर्ड यूज़ कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। ये कौन से एफएस कहलाएंगे बच्चों? ज़बरदस्त, सही है। आपने जब इस ग्रुप एफएस का ऑडिट कर रहे हैं, तो इस ग्रुप एफएस का ऑडिट किसके हिसाब से करेंगे? अच्छा, 600 के हिसाब से करेंगे। और अगर इस ग्रुप एफएस को ऑडिट में अगर आप कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व करते हैं, अगर आप कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व करते हैं, तब भी कौन सा आइज़ा अप्लाई होगा? 600 अप्लाई होगा जो भी अप्लाई करा है। लेकिन जहां ये लिखा हुआ है व्हेन द कंपनी ऑडिट इज इन्वॉल्व, वो स्पेसिफिक पैराग्राफ अप्लाई हो जाएगा। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये पेपर में आएगी, सुन ले। पुराना जो आइज़ा था वो कहता था क्या ये रेवेन्यू, क्या केपीएमजी, क्या ये सब्सिडी 2 का नंबर ग्रुप के एतबार से मटेरियल है? अगर ग्रुप के एतबार से मटेरियल है तो इसका पूरा ऑडिट हुआ जाता था, सही, उसकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट आती थी, सब कुछ होता था। अप्रोच में चेंज आ गया है, अब वो कहता है कि आपने ग्रुप एफएस के ऊपर देखना है कि क्या ग्रुप एफएस के ऊपर रेवेन्यू में कोई रिस्क है, क्या रेवेन्यू सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है भाई? सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, जल्दी से बता दें।
नहीं जिसमें रिस्क हो, चाहे हाई हो या लो हो। सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस वो होता है जिसमें कोई ना कोई रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया हो और असेस किया हो, सही है। और असेसमेंट भले हाई हो, लो हो, मीडियम हो, सही है। तो क्या रेवेन्यू आपका सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है? हाँ। तो इसका मतलब है आपको 190 के ऊपर रिलायंस चाहिए। जब आपको 190 के ऊपर रिलायंस चाहिए मेरे बच्चों, मेरी बात सुन लें, सही है। 190 के ऊपर रिलायंस चाहिए। अगर आप कहते हो कि 190 में से 100 रुपये तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ और रिमेनिंग 90 को अगर मैं वेरीफाई नहीं करता, तो क्या मैं रिस्क कैरी कर रहा हूँ? बच्चों हाँ या ना में जवाब दें, क्या मैं रिस्क कैरी कर रहा हूं? अच्छा, यही टोटल 190 है लेकिन ये 180 है, क्या अब मैं रिस्क कैरी कर रहा हूं? इमेजिन करें क्या अब मैं रिस्क कैरी? बस जबरदस्त, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या 100 का लिखा हुआ था यहाँ पे, सही है। तो इसका कहता है अगर रेवेन्यू पे रिस्क है और रेवेन्यू पे ग्रुप एफएस पे रिस्क है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहा ठीक है आप होल्डिंग को तो वेरीफाई करेंगे जो इसका स्टैंडर्ड लोन एफएस है, प्लस ये जो नंबर्स हैं इसको आप देखेंगे। अब स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है, अगर मुझे एक वर्ड आ रहा था कॉमनैलिटी, सही है। स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि जी अगर फॉर एग्जांपल इन सारे रेवेन्यू का प्रोसेस सेम है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड है, इन सब का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड है, सही है। सारा का सारा रिकॉर्ड होल्डिंग कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड होल्डिंग कंपनी के पास पड़ा हुआ है मेरे बच्चों। क्या अब भी आपको कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है? सारा का सारा डेटा सेंट्रलाइज पड़ा हुआ है। ग्रुप की पॉलिसी होती है शेयर बेस्ड पेमेंट, ग्रुप के पास होती है सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ। क्या इन चीजों के ऊपर आपको सब्सिडी के पास जाना पड़ेगा? तो इसका मतलब है जब आप 190 का ऑडिट करेंगे, जब आप कहेंगे ठीक है मैं ग्रुप लेवल पे आके 190 का ऑडिट कर रहा हूं, तो स्टैंडर्ड कह रहा है एज ए 600 अभी भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ था ना, व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्वड, बस वो पैराग्राफ अप्लाई नहीं होगा। अब आपको ईवाई को बताने की जरूरत नहीं है कि रेवेन्यू पे क्या रिस्क है, अब आपको ईवाई को बताने की जरूरत नहीं है कि रेवेन्यू पे क्या रिस्पॉन्स है, अब आपको ईवाई को बताने की जरूरत नहीं है, उसके काम को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? इसी तरीके से मैं कहता हूं यहां पे रेवेन्यू सेम है, यहां पे सेम है, ये एक बिल्कुल ही अलग है। ये केपीएमजी और ईवाई वाले जो काम कर रहे हैं, ये जिन सब्सिडीज का काम कर रहे हैं, वहां पे रेवेन्यू बिल्कुल ही अलग रिकॉर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर केपीएमजी और ईवाई और मुझे, अब मैं कहता हूं कि जी मैं नहीं कर सकता, पीडब्ल्यूसी कहता है मैं नहीं कर सकता, किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे जल्दी से बता दें किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चों? मुझे अब कंपोनेंट ऑडिट, मुझे इस रेवेन्यू के ऊपर जो रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा, मुझे बताएं केपीएमजी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, किसकी जिम्मेदारी? जल्दी जवाब दे दे, केपीएमजी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, किसकी जिम्मेदारी? केपीएमजी इस सब्सिडी 2 और सब्सिडी 3 के ऊपर क्या मैं उसको अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाऊंगा? हाँ या ना? क्या मैं उसको अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाऊंगा? क्या मैं इन कंपनीज के ऊपर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा? क्या वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिजल्ट में केपीएमजी और ईवाई से शेयर करूंगा? क्या उनके रिस्पॉन्स लूंगा? क्या उसके बेसिस पे रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा? क्या उसके बेसिस पे रिस्क को असेस करूंगा? क्या उसके बेसिस पे इस कंपोनेंट के ऊपर, इस रेवेन्यू के ऊपर क्या प्रोसीजर्स होना चाहिए, क्या मैं उसमें इन्वॉल्व रहूंगा? या तो मैं केपीएमजी ईवाई को बताऊंगा कि ये रिस्क है और ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, या अगर मैं उसको नहीं बताता और वो मुझे बताता है कि जी मैं ये काम परफॉर्म करने जा रहा हूं, मैं ये इवेल्युएट करूंगा कि क्या वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर वो काम कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या मैं उस काम को रिव्यू करूंगा? क्या मैं ओवरऑल डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करूंगा? बस ये चीजें इन्वॉल्व है मेरे प्यारे बच्चों। या तो ये काम आप खुद कर रहे थे तब भी एज ए 600 अप्लाई होगा, और ये काम अगर आप किसी और से करवा रहे हैं तब भी एज ए 600 अप्लाई होगा, प्लस जहां जहां पे ये लिखा हुआ है व्हेन दी कंपोनेंट ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व। अब समझ में आ रहा है वो पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है? क्लियर हो गया बच्चों? तो जिस तरीके से मेरा बच्चा आप ऑडिट करते हो उसी तरीके से आपने चीजें यहाँ पे कम्युनिकेट करनी है। डन हो गया? एक और चीज सुन ले, दुआएं देंगे। ग्रुप की परफॉर्मेंस मटीरियलिटी 100, कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितनी होनी चाहिए? 100 से कम होनी चाहिए, सही है। लेट से 70। तो यहाँ पे ईवाई और केपीएमजी को कंपोनेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी आप बताएंगे, और ईवाई और केपीएमजी को आप टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट बताएंगे। लेट से अगर आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट 10 है, तो कंपोनेंट की टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए बच्चों? 7 कर लेते हैं, चलो जबरदस्त 7 कर लेते हैं। डन हो गया बच्चों? मेरी बात खुदा का वास्ता है गौर से सुनो, अगर ईवाई ने एक एरर आइडेंटिफाई किया 8 का, अनकरेक्टेड है, क्या वो कम्युनिकेट करेगा आपको? ईवाई ने एक अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी 8 की, क्या वो आपको कम्युनिकेट करेगा? आपने तो उसको बोला था भाई तुम्हारी जो काबिलियत है ना, तुम्हारी जो बर्दाश्त की कुव्वत है वो 7 है, क्या 8 वो कम्युनिकेट करेगा?
आप उस 8 का क्या करोगे? आप होल्डिंग में लेकर आके आप उस 8 का क्या करोगे? लेट से सब्सिडी 2 भी है, उसको भी आपने ये कम्युनिकेट करा था केपीएमजी को, और वो भी एक 8 रुपए की मिस स्टेटमेंट लेकर आ गया। अब आप क्या करोगे? बच्चों फंसे ना। हम इन दोनों का सम करेंगे और 10 से कंपेयर करेंगे ये, लेकिन अगर मैं 10 को देखूं तो 8 रुपए की मिस स्टेटमेंट 10 से कंपेयर करूं तो वो तो इमटेरियल है, वो तो बिलो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है। बच्चों यहाँ पे एक चीज सुन लें, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ये आप मेथोडोलॉजी में जाके देख लीजिएगा अपनी फर्म की, चाहे आप फर्गसन में हो, केपीएमजी में, डेलॉयट में हो, आप किसी भी फर्म में हो, आप जाके मेथोडोलॉजी में देख लेगा। इस इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसकी लॉजिक क्या है, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, मेरी मेथोडोलॉजी, वो बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ये देखें, ये रेवेन्यू कितना है? 100 रुपये का, 30 रुपये का, 40 रुपये का, 20 रुपये का, 190 रुपये का रेवेन्यू है। सही है। जब 190 रुपये का रेवेन्यू है ग्रुप एफएस में, और ग्रुप की टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट कितनी है? 10। तो जब 190 रुपए में से आपकी कुव्वत बर्दाश्त कितनी है बच्चों? 10। आपकी कुव्वत बर्दाश्त 10 है। लेकिन जब आपने 100 रुपए के ऊपर काम किया, जब आपने 100 रुपए के ऊपर काम किया, और फिर आपने यहाँ पे केपीएम से 40 रुपए के ऊपर काम करवाया और 20 रुपए के ऊपर काम करवाया, तो ये सारा का सारा काम हो किस पे रहा है? जल्दी से बता दें, सारा का सारा काम हो किस पे रहा है? बस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो अगर वहां पे कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी तो इस 8 को, अगर वो 7 रुपए से एक्सीड करे, उसने आपको कम्युनिकेट करा है, तो ये 8 ऐड होगा, ये 8 भी ऐड होगा, ये दोनों 8 ऐड होंगे। और होल्डिंग कंपनी की भी कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो भी ऐड होगी। लेट्स से होल्डिंग कंपनी ने अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी 12 रुपए की, तो ये 12 रुपए भी ऐड होगा, ये 8 रुपए भी ऐड होगा, ये 8 रुपए भी ऐड होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? बिकॉज होल्डिंग कंपनी ने जिस रेवेन्यू के ऊपर काम करा है वो 100 रुपए के ऊपर काम करा है, जो सब्सिडी ने काम करा है वो 40 रुपए के ऊपर काम करा है, जो सब्सिडी 2 ने काम करा है वो 30 रुपए के ऊपर काम करा है। ओवरऑल रेवेन्यू में अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितनी है? ओवरऑल रेवेन्यू में अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितनी है? आपको वो सारी ऐड करनी पड़ेगी जो उनके टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से एक्सीड कर रही हो। तो खुदा का वास्ता ये ना करना कि ये 7 रुपए है, ये 8 रुपए की मिस स्टेटमेंट है, टॉलरेबल में से 10 रुपए है, इसको इग्नोर कर दो। नहीं, ये इग्नोर नहीं होगा, ये यहां पर आएगा और मजीद कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स होंगी उनके साथ ऐड होगा। और अगर कोई मजीद अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट नहीं है तो टोटल ग्रुप लेवल पे कितनी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करी? सिर्फ एक जगह मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई हुई 8 रुपए की, सिर्फ एक जगह मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, सब्सिडी थी ने आपको 8 रुपए की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी, इसने कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करी, आपको भी कोई आइडेंटिफाई नहीं हुई। अब जब पूरे रेवेन्यू में कितने की गलती है भाई? पूरे रेवेन्यू में कितने की गलती है? 8 रुपए की। अब आप इस 8 रुपए को कंपेयर करेंगे किससे? 10 रुपए से। क्या एक्सीड कर रहा है? आप ग्रुप के रैप लेटर में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों, ग्रुप के रैप लेटर में इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा सिनेरियो, 8 रुपए की मिस स्टेटमेंट, 8 रुपए की मिस स्टेटमेंट, हाँ जी। अब दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, कितना बनता है? 16। अनकरेक्टेड मिस में कितनी आ गई? 16। जब 16 आ गई, टॉलरेबल मिस में कितनी है? 10। अब आप ग्रुप रैप लेटर में इसको ऐड करेंगे। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर व्हाट इफ 6 होगा? बेटा 6 होगा तो वो तो आपको कम्युनिकेट ही नहीं करेगा ना, बिकॉज आपने तो कहा था भाई 7 से ऊपर वाली कम्युनिकेट करना। नहीं अहमद, अगर 7 से कम होगी तो आप उसको, वो आपको कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। तीसरी चीज सुन ले भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और अगर कंसिस्टेंट नहीं होगी तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ग्रुप मैनेजमेंट एक एडजस्टमेंट पास करेगी। मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा था, बहुत सी कंपनीज ने IFRS 16 को अडॉप्ट नहीं करा हुआ था, तो वो अपने अकाउंट से पुराने IFRS के हिसाब से ही बना रहे थे, ग्रुप में आके IFRS 16 की एडजस्टमेंट ले ली गई थी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तीसरी चीज सुन लें, फाइनेंशियल ईयर एंड सेम होना चाहिए, ऐसा ही है? अगर सेम नहीं है, आइडियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यस, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है डिफरेंस है। डिफरेंस 3 मंथ्स तक का है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 3 मंथ है, या मोर देन 3 मंथ है। अगर लेस देन और इक्वल टू 3 मंथ है बच्चों, सही है? ऐसा ही है। अगर लेस देन और 3 मंथ है तो एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी। डन हो गया? या मैं इसको एडजस्टमेंट का वर्ड यूज नहीं करता, कंफ्यूजन ना हो। अगर लेस देन 3 मंथ और इक्वल है तो रोल बैक स्लैश फॉरवर्ड करना पड़ेगा, रोल बैक स्लैश फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? भाई सिंपल सी बात है यार, आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है, आपका ईयर एंड फर्स्ट जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 है। सब्सिडी का ईयर एंड जो है वो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 है। सही है? तो आपका, तो इसका मतलब है उसको मजीद 3 महीने की सेल्स को ऐड करना पड़ेगा, और पुराने वाली जो 3 महीने की सेल्स होंगी, जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 23 तक होंगी, वो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा ही है भाई बच्चों? डन हो गया? डन हो गया। तो रोल बैक फॉरवर्ड तो दोनों केस में होगा, लेकिन अगर गैप 3 महीने से ज़्यादा है तो एडजस्टमेंट्स भी पास होंगी।
इस एडजस्टमेंट्स के ऊपर IFRS से इतनी कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करी है। जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे सुन लें। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है, एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है, एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि कंपनी ने जो सब्सिडरी थी जिसका ईयर एंड 30 सितंबर 2024 था, तो उसने PPE की इम्पेयरमेंट कौन सी डेट को करी होगी? इसने इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट कौन सी डेट को करी होगी? इसने अकाउंट रिसीवेबल की इम्पेयरमेंट पूरा IFRS 9 का क्रेडिट मॉडल कौन सी डेट पे अप्लाई किया होगा? इसने गुडविल की इम्पेयरमेंट कौन सी डेट पे करी होगी? जल्दी से बताते हैं, जल्दी से। ये सारा का सारा काम से 30 सितंबर में किया होगा। अगर गैप 3 महीने से ज़्यादा है प्यारे बच्चों, तो फिर उसको ये सारी एडजस्टमेंट कौन सी डेट पे वापस से पास करनी पड़ेंगी? वर्किंग वापस से कौन सी डेट पे करनी पड़ेगी मेरा बच्चा? जबरदस्त। लेकिन अगर लेस देन 3 मंथ्स है तो स्टैंडर्ड कहता है यार, फॉर एग्जाम्पल सितंबर ईयर एंड है, उसका ईयर एंड अक्टूबर, तो कहते हैं 1 महीने का फर्क है ना, तो यार 1 महीने में PP की इम्पेयरमेंट अगर आप 30 सितंबर को करो या 30 अक्टूबर को करो, इतना फर्क नहीं आएगा। रिसीवेबल की इम्पेयरमेंट अगर आपने क्रेडिट मॉडल रन कर लिया 30 सितंबर पे, तो 30 अक्टूबर भी करोगे तो मोर और लेस सेम रिजल्ट आएगा। ये आपको करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर गैप 3 महीने से ज्यादा है तो हर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको रिक्वायरमेंट कहता है कि जी रिपोर्टिंग डेट पे आपने ये चीज करनी है, रिपोर्टिंग डेट पे आपने ये चीज करनी है मेरे बच्चों, वो चीज आपको यहाँ पे वापस करनी पड़ेगी। मेरे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? आयजा में नहीं लिखा हुआ, IFRS में लिखा हुआ है। अक्टूबर 2023, नवंबर 2023, दिसंबर 2023, जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024, अप्रैल 2024, मई 2024, जून 2024, जुलाई 2024, अगस्त 2024, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 24। डन हो गया बच्चों? ये सुन लो मेरी बात। जो सब्सिडरी है उसका ईयर हैंड है अक्टूबर से लेके सितंबर तक। जो होल्डिंग कंपनी है उसका ईयर एंड है जनवरी से लेके दिसंबर तक। दोनों 12-12 महीने बन रहे हैं। तो जो 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 कंसोलिडेटेड एफएस में उसमें नंबर्स कहां से आ रहे होंगे? जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो क्या इन 3 नंबर को लेने की जरूरत है? बच्चों आ जाए यार, क्या इन 3 नंबर को लेने की जरूरत है? भाई नहीं है ना, तो इन 3 नंबर को नहीं लूंगा। तो जब अब सर बराबर हो गया, अब सब्सिडरी होल्डिंग बराबर हो गई, लेकिन ये तो 9 महीने बन रहा है, तो इसका मतलब है फिर आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी नंबर लेने पड़ेंगे। डन हो गया? ये रोल बैक रोल फॉरवर्ड कहलाता है ना। ये तो बात समझ आती है। अभी फर्क कितने का है? अभी फर्क कितने का है? अभी फर्क कितने का? अभी फर्क 3 महीने और उससे कम है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं और महीना ऐड कर दूं सितंबर का, और उसका रेट सितंबर से है, तो अब गैप कितने महीने का हो गया? अब गैप कितने महीने का हो गया? 4। अगर गैप 4 महीने का हो गया तो मुझे बताएं, जब इसकी सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसका ईयर एंड अगस्त 2024 होगा। कंपनी का फाइनेंशियल में ईयर एंड क्या होगा? अगस्त 2024 होगा। अगर 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो अगस्त 2024 को उसने क्या करा होगा? PPE की इम्पेयरमेंट करी होगी, अकाउंट रिसीवेबल की इम्पेयरमेंट करी होगी, इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट करी होगी। ऐसा ही है, गुडविल लेट्स उसकी बुक्स में कोई और आ रही है, गुडविल की इम्पेयरमेंट करेगी। इन सबकी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी? जो सब्सिडी की रिपोर्टिंग डेट थी अगस्त। चूंकि अब गैप 3 महीने से ज्यादा हो गया है, चूंकि गैप 3 महीने से ज्यादा हो गया प्यारे बच्चों, चूंकि गैप 3-4 महीने से ज्यादा हो गया है, चूंकि गैप 3 महीने से ज्यादा हो गया प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड कहता है अब सिर्फ रोल बैक और रोल फॉरवर्ड से काम नहीं चलेगा। मतलब 4 महीने पीछे वाले माइनस करने पड़ेंगे, 4 महीने आगे वाले ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन जो तुम 4 महीने आगे ऐड कर रहे हो और दिसंबर पे लेके आ रहे हो, तो इस दिसंबर 24 में तुमने PPE की इंपेयरमेंट को वापस से करना पड़ेगा, अकाउंट रिसीवेबल की इंपेयरमेंट को वापस से करना पड़ेगा, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट को वापस से रिपोर्टिंग डेट पे आके करना पड़ेगा, बिकॉज अब गैप ज्यादा हो गया है। तो भाई ऐड होगी ना, रोल बैक रोल फॉरवर्ड करोगे ना भाई। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो रोल बैक रोल फॉरवर्ड दोनों सिनेरियो में होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। लेकिन एडजस्टमेंट जब मोर देन 3 मंथ्स होगी, तो ये एडजस्टमेंट जो स्टैंडर्ड आपसे कहता है, जो IFRS कहता है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है मेरे प्यारे बच्चों। आप मेजर को बोलेंगे चले बेटा पूरा आप मुझे बताएं, बैंक जो होता है वो पूरा IFRS 9 का जो मॉडल अप्लाई करता है वो ईयर एंड पे अप्लाई करता है, और उसका बैंक एक होल्डिंग कंपनी है, उसके ईयर एंड में 1 महीने का डिफरेंट है। क्या आप उसको ये बोलेंगे यार वापस से अप्लाई करो, पूरा मॉडल वापस से चलाओ, सारी क्रेडिट रेटिंग वापस से अपलोड करो? क्या आप उसको ये बोलेंगे? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप उसको पेंशन की रिपोर्ट से बोलेंगे कि भाई पेंशन की रिपोर्ट वापस से करवाओ, एक्सपर्ट को वापस एंगेज करो? क्या आप उसको बोलेंगे कि रीवैल्यूएशन वापस से करो? क्या आप उसको बोलेंगे भाई वो तो दिमाग खराब है यार, मतलब रोल बैक रोल फॉरवर्ड कर दूंगा, प्लस माइनस कर दूंगा, लेकिन ये काम तो मैं रिपोर्टिंग डेट में कर चुका हूं, डिफरेंस ज्यादा थोड़ी। लेकिन जहां डिफरेंस 3 महीने से ज्यादा हो जाए मेरे बच्चों, जहां डिफरेंस 3 महीने से ज्यादा हो जाए, रिवैल्यूएशन भी वापस से करनी पड़ेगी, इंपेयरमेंट भी वापस से करनी पड़ेगी। मतलब इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर रहा हूं, वर्किंग वापस से नई रिपोर्टिंग डेट पे होगी, जो कि ग्रुप एफएस की रिपोर्टिंग डेट से कंसिस्टेंट होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली सुन ले मेरी बात को। सब्सिडरी ऑडिटर कौन था? KPMG।
केपीएमजी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे, जो केपीएमजी जो सब्सिडरी का ऑडिटर था उसके जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसका एंड क्या आ रहा होगा, उसका एंड आ रहा होगा सितंबर से अगस्त, ऐसा ही है। और इसके ऊपर केपीएमजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगी। ये कौन खड़ा हुआ है, पीडब्ल्यूसी, जो कि किसका ऑडिट कर रहा है, ग्रुप एफएस का। और इसका ईयर एंड क्या है, इसका ईयर एंड है जनवरी से दिसंबर। डन हो गया प्यारे बच्चों। क्या डिफरेंस 3 महीने से ज्यादा आ रहा है, 3 महीने से ज्यादा आ रहा है बच्चों, गैप 4 साल का डिफरेंस आ रहा है ना। जब 4 साल का डिफरेंस आ रहा है तो पीडब्ल्यूसी जो है, पीडब्ल्यूसी जो ग्रुप मैनेजमेंट को बोलेगा भाई तुम कंसोलिडेट कैसे करोगे। वो कहेगा टेंशन ना ले, जो ये सब्सिडरी है ना ये एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, ये एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। कहां से लेके कहां तक बनाएगी, जनवरी से लेके दिसंबर तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। क्या यहां तक बात समझ आ रही है, क्या तक बात समझ आ रही है। ये जो एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, आप जो होगे और केपीएमजी इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करेगी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर, ये जो फाइनेंशियल बने इसके ऊपर कौन सा एज अप्लाई होगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसके ऊपर कौन सा एज अप्लाई होगा। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां आके मर्ज होंगे, ग्रुप एफएस बनेंगे, इसके ऊपर कौन सा एज अप्लाई होगा। मेरी बात सुने, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे बने और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए। जहां आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए, तो लिखा हुआ आ रहा है कि जो रीवैल्यूएशन हुई थी वो 30 अगस्त को हुई थी, जो पीपी की इंपेयरमेंट हुई थी वो 30 अगस्त को हुई थी। आप एक्सेप्ट करेंगे, मेरा बच्चा खुदा का वास्ता है, मैं 15 मिनट से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप एक्सेप्ट करेंगे। आप कहेंगे बेटा पकड़ो इसको, 3 महीने से गैप ज्यादा आ गया है, ये सारा का सारा काम रिपोर्टिंग डेट पे वापस से होगा, चाहे इंपैक्ट हो या ना हो। असेसमेंट करो, अगर आपको लगता है रिवर्शन का डिफरेंस नहीं है आप लिख के दे दो, मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा। मेरे बच्चों ये बात समझ आती है। अच्छा मेरी बात सुने। अगर यहाँ पे ये दिसंबर है और ये नवंबर है, क्या अब ये लाइन लिखी भी आ रही है 30 नवंबर, क्या अब आपको कोई एतराज होना चाहिए। बस जबरदस्त। हाँ, 1 महीना प्लस माइनस होगा, पिछले की सेल्स माइनस हो जाएंगी, इस महीने की सेल ऐड हो जाएंगी। वो काम तो दोनों जगह पे होगा, रोल बैक रोल फॉरवर्ड दोनों जगह पे होगा। एडजस्टमेंट वाली बात तब होगी जब 3 महीने से ज्यादा हो जाएगी। बच्चों क्लियर होगा यहाँ पे। बच्चों अब मेरी बात सुन ले, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सुन ले, ये लिख ले मेरी बात। ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर के काम को रिव्यू लाजमी करेगा। सुन रहे हो मेरी बात, जो बात मैं कह रहा हूं वो सुन रहे हो। ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर को, अगर कंपोनेंट ऑडिटर को इन्वॉल्व किया है तो उसके काम को लाजमी रिव्यू करेगा। ये सुन ले मेरी बात को, सही है। कैसे रिव्यू करेगा, चला जाएगा, पर्सनली चला जाएगा, नहीं जा सकता मसला है, जूम कॉल वगैरह कर लेगा, सही है, उससे मेमोरेंडम वगैरह लिखवा लेगा, कुछ भी करवा लेगा, लेकिन रिव्यू लाजमी करेगा। बच्चों ये चीज सुन ले एक, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। Audit documentation for a group audit may present some additional complexity, challenge, circumstance. This may be the case, for example, when law regulations restrict the company auditor from providing documentation outside its jurisdiction, or when war, civil, industrial outbreaks this. The group auditor may be able to overcome such restriction. For example, location को visit कर ले, वहाँ से नहीं आ सकते, आप चले जाए, रिव्यू कर ले रिमोटली थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जूम वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह। Requesting the company auditor to prepare and provide a memorandum that address the relevant information and holding discussion with the company auditor if necessary to discuss the content of the memorandum, or discussing with the company auditor the procedure performed, the evidence obtained and the conclusion reached by the company। क्या बात समझ आ रही है। अगर आप उसके वर्किंग पेपर को रिव्यू नहीं कर सकते तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन करना जरूर है। चाहे उसके साथ कॉल रख लें, उससे पूछ लें, उसको आप लिख के दें क्या रेवेन्यू पे कट ऑफ टेस्टिंग करी थी, कितने सैंपल्स वेरीफाई कर रहे थे, क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे। इनवॉइस वगैरह मुझसे शेयर नहीं करो, लेकिन तुम्हारी मेथोडोलॉजी क्या थी, एटलीस्ट ये काम आप कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आइजा के सबसे लास्ट में लिखी हुई है चीज़ है, सबसे लास्ट में लिखी हुई है। When the access to the component auditor documents is restricted, the group audit document nonetheless needs to comply with the requirement of this ISA, including those related to the documents of the nature and extent of the group audit review. The guidance in paragraph 148 may be helpful in determining the extent of the group audit review. If the group auditor is unable to overcome restriction on access to the component auditor audit documentation, the group auditor may need to consider whether a scope limitation exists that may require a modification. अगर आप काम रिव्यू ही नहीं कर सकते तो क्या आप sufficient appropriate audit evidence obtain कर सकते हो मेरे बच्चों। काम आपने रिव्यू ही नहीं करा, जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर सकते तो ये स्कोप लिमिटेशन कहलाएगा। इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, खुदा का वास्ता ये आपके पास, इसको तभी बिल्कुल एंड में लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने मार्क करवाया। बच्चों मुझे पता
यहाँ में पूरा 1 घंटा हो गया, पूरा 1 घंटा हो गया। कुछ फायदा हुआ आपको? 1 आवर में कुछ फायदा हुआ मेरे बच्चों? अगर फायदा हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसे आइजाज जिसमें से पेपर आ सकता है, सवाल आ सकते हैं, रीडिंग क्विकली हो जाएगी, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो क्या इस सेशन को कंटिन्यू रखें? तो ऐसे स्टैंडर्ड से ISQM 1 हो गया, सवाल आता है, ISQM 2 हो गया, सवाल आता है, आइजा 540 हो गया, वॉल्यूम 2 के कुछ अच्छे स्टैंडर्ड्स हो गए, उनमें से सवाल आता है। पहले मैं एक काम करूंगा, कोड ऑफ एथिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो आपको रीड करा दूंगा जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डन हो गया बच्चों? तो 1 घंटा प्रॉपर्ली देंगे, एक्टिव रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, तभी फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा सेशन। आपका टाइम ज़्यादा कीमती है तो मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा ताकि मैक्सिमम चीज़ आपको पढ़ा सकूँ, करवा सकूँ, और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे। लाइक नेक्स्ट क्लास में कुछ आज 600 के 1-2 सवाल देख लेंगे, या मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा, फिर उसको हम फॉर से डिस्कस भी कर लेंगे। और ISQM 1 और ISQM 2 को भी देख लेंगे जल्दी जल्दी। ISQM लाजमी होगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में। ISQM 1, ISQM 2, आइजा 220 तीनों। और अगर टेक्निकली देखो, आज मैंने आपको आइजा 600 नहीं पढ़ाया है, आज मैंने आपको आइजा 210 पढ़ाया है, आज मैंने आपको आइजा 220 पढ़ाया है, आज मैंने आपको आइजा 300 पढ़ाया है, मैंने आपको 210 पढ़ाया है, मैंने आपको 220 पढ़ाया है, मैंने आपको 300 पढ़ाया है, मैंने आपको 315 पढ़ाया है, 320 पढ़ाया है, 330 पढ़ाया है, 500 पढ़ाया है। ये स्टैंड अगर हम देखें तो हमने आइजा 600 में सारे के सारे एक ओवरव्यू ले लिया बच्चों। साथ साथ इसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक भी देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम जो भी ड्राफ्टिंग सेशन रखेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी कवर कर लेंगे बच्चों। डन हो गया? चलें बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।